गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 1। ठीक है बच्चा, अब देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टार्ट हुए हैं वो 2023 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, उस टाइम की इंस्ट्रक्शंस भी आपकी डिफरेंट होती थी कि क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर आपके 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ओनली ए बी एंड सी। ठीक है, और क्वेश्चन सेक्शन ए में आपके जो 1 2 3 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। सेक्शन बी में आपके 4 to 11 क्वेश्चंस हैं, ये अभी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं, वो वेरी शॉर्ट थे। और सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ठीक है, देख लीजिए कितना छोटा सा पेपर था एक तरह से ये। ठीक है, चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। हमें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना बस। ठीक है, हमें उसके पैटर्न से क्या करना है, जो हमारा पैटर्न अब चल रहा है हम तो वो फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चा, हमें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, हमें उन पे भी फोकस करना है। ठीक है, चलिए, डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप 100 टाइम्स इसको रिपीट कर चुके हो। ठीक है, मैंने दो PYQ कराए हैं, उनमें भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड था। ठीक है, आप सोच रहे हो, और तीसरी बार फिर रिपीटेड है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आप किसी भी रिएक्टेंट के डिक्रीज और किसी भी प्रोडक्ट के इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को आप लोग मेजर करते हो, आप उसे डिटरमाइन करते हो। ठीक है, और कौन से 2 फैक्टर हैं, फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बस 2 आपको बताने हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वट। ठीक है, आप कोई भी 2 वहाँ पे फैक्टर्स लिख सकते हो। नाउ अरेंज द कंपाउंड्स एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिट्टो उठ के आया हुआ है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको पता है कि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर बेसिक होता है। ठीक है बच्चा, लेकिन जो आपका ये केस है ना इथाइल वाला, ये डिफरेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी में डिट्टो आपको लिख के दे रखा है। इसमें जो आपका फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिसिटी जिसकी होगी वो है आपका डाई इथाइल अमाइन। ठीक है, उससे कम किसकी होगी, ट्राई इथाइल अमाइन, और उससे भी कम किसकी होगी, प्राइमरी इथाइल अमाइन। यानी कि ऑर्डर क्या है आपका, सेकेंडरी, नॉट सेकेंडरी, इट इज़, आप सेकेंड करके लिख सकते हो, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि डाई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन और प्राइमरी इथाइल अमाइन। ठीक है बच्चा, चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे देखते हो। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपकी डाई इथाइल अमाइन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन है और आपका इथाइल ग्रुप है। इससे कम किसकी होगी, इससे कम होगी आपकी, अच्छा नहीं, इससे ज़्यादा तो प्राइमरी की होनी चाहिए ना। सेकंड वाले की ज़्यादा है बच्चा, और फिर आपकी फर्स्ट वाले की उससे कम है, और जो आपका एनिलीन है उसकी उससे भी कम है, थर्ड वाले की एनिलीन की उससे भी कम है। सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो लोन पेयर आपका अवेलेबल नहीं है, वो आपका रेजोनेंस में चला जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी की बात करें, पीकेबी यानी कि ये भी बेसिसिटी के ही बारे में पूछ रहे हैं, बट उसका इन्वर्स हमें लिखना होता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है मोर बेसिक कौन सा होगा, मोर बेसिक होगा आपका इथाइल अमाइन। ठीक है ना, तो ये लीस्ट पीकेबी वैल्यू रखेगा, समझ रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद अमोनिया है जो बेसिक है, उससे कम बेसिक है आपका एनिलीन, तो बस पीकेबी के लिए रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थर्ड क्वेश्चन, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है आपको। इसके लिए कितना इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है, आप लिख सकते हो इसको अपने आप से। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2। 2 कहाँ से आया आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, मैं लिख देती हूँ, चलिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0592। ठीक है, अपॉन 2 हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। ठीक है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, देन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो ये आ गया जिंक +2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 अपॉन में रिडक्शन हो रहा है आपका कॉपर +2 का, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। ठीक है बच्चा, ये हो गई नर्स्ट इक्वेशन। हाउ विल द ई सेल बी अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 इज इंक्रीज्ड। अब आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है कि ई सेल की वैल्यू पे, यानी कि इस वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें। तो पता है क्या होगा, ई सेल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी बेटा। ठीक है, जिंक +2 की आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दें तो ये डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिए सेक्शन बी, फॉलोइंग आयन्स आपको दे रखे हैं 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल्स दे रखे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है वो आयन जो कि मोस्ट स्टेबल है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कौन सा होगा बच्चा? क्रोमियम +3 होगा। क्यों होगा? एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है। क्यों होगा? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3, इसलिए ये हाफ स्टेबल हो गया, दैट्स वाई इट इज सोल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? वो होगा आपका मैंगनीज +3। क्यों? क्योंकि मैंगनीज जो है ज़्यादा स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि उसकी स्टेबल हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद है कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन होगा जो कलरलेस होगा एक्वस सॉल्यूशन में? तो वो होगा टाइटेनियम +4। क्यों होगा? क्योंकि ये अनपेयर्ड है, सॉरी ये पेयर्ड है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो कि अनपेयर्ड हो, तो इसलिए ये कलरलेस रहेगा। क्योंकि अनपेयर्ड अगर होता तो पैरामैग्नेटिक होता, तो कलर्ड होता। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 आयन। D4 आयन की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है और आपको दे रखा है डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो बच्चा इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G3 EG1 हो गए ना, 3 + 1 4 हो गए D4 आयन के लिए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो पेयर करवाओगे ना, तो हमने सॉरी जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो पेयर नहीं करवाते, तो T2G में 3 भरे गए और एक जो इलेक्ट्रॉन था वो EG में चला गया, इसीलिए। क्योंकि जो डेल्टा O जो है वो लेस है, इसीलिए बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बना के रखो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस। आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये बताना है। तो VBT के अकॉर्डिंग पूरा जब आप सॉल्व करोगे इसको बच्चा, हाँ बच्चा, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो VBT के अकॉर्डिंग आपको जो निकल है पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालोगे आपकी +2 आएगी, निकल +2 में आएगा बेटा। ठीक है ना। फिर इसका आप D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है निकल का? 28। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे इसके पास? 26 टू डोनेट करने के बाद। ठीक है, आर्गन 18 हो गया। कितने बचे इसके पास? 4s2 और 3D कितने बचे? 6। 3 to 8 हो गए ना आपके। 26 में से 18 को माइनस कीजिए, आपका 8 आएगा ना। हाँ, तो 4s2 3D 6 हो गया। ठीक है, तो जब D6 में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, व्हेन यू विल फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ठीक है, तो आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। पहले देखो निकल है साइनाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? इन सब की भी पेयरिंग करवा देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बच्चा? ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे पेयर्ड आ गए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्योंकि 4 आपको भरने हैं, 4 फिल करने हैं, तो ये 3D है। ठीक है ना। इसके बाद आप फिल करोगे किसके अंदर? 4s एंड 4p में। ठीक है बच्चा, 4s में आपके चले गए 2 पेयर्स और p में आपके चले गए 3 पेयर्स, इस तरह से करके, क्योंकि 4 मेरे पास है। ठीक है बच्चा, ये गया। लेकिन देखो ना आपके 2 यहाँ पे खाली बचे हुए हैं। ठीक है, 2 आपके खाली बचे हुए हैं, तो क्या करोगे? आपके पास यहाँ पे जंप कर जाएंगे ना वो 1 2 3 4। आपके पास ये 3D का शेल है, 3D सब शेल है आपके पास। ठीक है ना, ये आपने बनाया 4s और ये बनाया हम लोगों ने 4p। ठीक है बच्चा, अब देखो आपके पास ये साइनाइड के 4 पेयर्स हैं, तो 1 पेयर यहाँ पे, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D2sp, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? वेट, हाँ बच्चा देखो क्या गड़बड़ हुई। हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी वो थी 3d6 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन थी ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही थे ना, इसलिए गड़बड़ हो गई बच्चा। ठीक है, मैं दोबारा बनाती हूँ। ये dsp2 आएगी क्योंकि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। देखो क्या हुआ, ये 3d है, ये 4s है, ठीक है, और आपका ये है 4p। यहाँ पे जब पेयरिंग हो गई तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 4s में तो पहले से ही थे,
तो ये वाले भी दोनों यहाँ जंप कर जाएंगे ना, ठीक है ना, ये दोनों भी यहाँ जंप कर जाएंगे। तो ये आपका बन गया ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब जो साइनाइड के 4 पेयर्स हैं, अब वो 4 पेयर्स आएंगे 1 2 3 एंड 4, तो हो गई ना कॉन्फ़िगरेशन DsP2, ये बन गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। ये भी गड़बड़ होती है एग्जाम में बेटा, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेचर क्या है, मैग्नेटिक नेचर इसका वो है डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, इट इज़ टोटली डायमैग्नेटिक। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, ये था VBT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 3rd पार्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूजिंग IUPAC नॉर्म्स। आपको इसका फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, डाइक्लोरोबिस यानी कि इन, पहले डाइक्लोरिडो का लिख लो, इट इज Cl2, ठीक है, डाइक्लोरिडो। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, यानी कि जो इन है वो आपका 2 है, बिस, ठीक है, ओके। फिर आपका कोबाल्ट, तो यहाँ पे कोबाल्ट आएगा आपका, ठीक है। और आपको चार्ज दे रखा है कितना, प्लस का 3। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे +1 चार्ज होगा, ठीक है बच्चा। कैसे, आप देखो ना, x -2, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, +0 इक्वल टू +1 लिखोगे तो -2 वहाँ पे जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो आ गया ना +3 चार्ज, ये वाला। तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा बच्चा, निकल, ठीक है, वाटर है इसके पास, कितने हैं, 6 वाटर है, ठीक है बच्चा। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 Cl भी है मेरे पास, तो वो Cl2 आपका ये आ जाएंगे, तो ये बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। आपसे सेकेंडरी वैलेंसी निकल की पूछी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है निकल का, इट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। IUP से नेम पूछा है, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, हेक्सा एक्वा, ठीक है। निकल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, क्योंकि आपके पास 2 क्लोरीन है, तो निकल 2nd क्लोराइड, ठीक है बच्चा, कितना इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप लगाएंगे, दैट इज 0.693/K, ठीक है। K यहाँ से निकाल लीजिए क्योंकि आपको हाफ लाइफ गिवन है, तो 0.693/हाफ लाइफ यानी कि 50 जब लिखोगे आप, ठीक है, सॉरी 40 मिनट्स जब आप लिखोगे, तो आपको जो आंसर आएगा, ये उसको भी ऐसे लिख रहने दो, कैलकुलेशन एक साथ ही कर लेंगे, 0.693/40, उससे इजी हो जाता है, ठीक है। अब देखो 90% कंप्लीशन हो रहा है, तो 90% कंप्लीशन के लिए टाइम वाला जो आपका एक इंटीग्रेट रेट इक्वेशन है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.303/K लॉग इनिशियल अपॉन जितना बचता है आपका, तो इनिशियल कितनी है, 100 है, ठीक है ना। और बची कितनी है आपके पास, क्योंकि 50% यूज हो गया है, सॉरी 90% के लिए निकाल रहे हैं, 90% कंप्लीट हो गया, तो 10 बचा है आपके पास, ठीक है। ये K की वैल्यू को यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है K की, वो लिख दीजिए पूरी की पूरी, ठीक है बच्चा। जो आंसर आपका टाइम, आपसे टाइम पूछा है ना, तो टाइम जो है आपका वो आएगा 132.9 मिनट्स, ठीक है। कैसे किया क्वेश्चन को फिर से बताती हूँ, 50% कंप्लीट के लिए 40 मिनट्स था, तो 50% कंप्लीट का मतलब है हाफ लाइफ, तो हमने वो वाला फॉर्मूले से निकाल लिया, चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है, बात वही रहनी है, ठीक है। फिर निकाला आपने 90% के लिए, जो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रेट रेट इक्वेशन का, उसमें K की वैल्यू को पुट किया और हमारा टाइम निकल कर आ गया, ठीक है बच्चा। इजी क्वेश्चन है, और देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होता है बेटा, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ का, वैल्यूज भी दे रखे हैं लॉग की। क्वेश्चन नंबर 7, इलस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भाई बहुत अच्छे से आपको आती है, कार्बिलामिन रिएक्शन आपको आती है, ठीक है, बहुत अच्छे से, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आप देख लो ये रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं बेटा, तो मेरी बात मतलब झूठी नहीं है जो मैं कहती हूँ आप लोगों से, ठीक है, कि वो रिएक्शन जो बार बार रिपीट होती रही हैं और होती रहेंगी, ठीक है।
अब देखिए ए बी सी आपको बताना है, क्लोरो है, साइनाइड है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, इस क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन हो रहा है साइनाइड का, तो क्या हो जाएगा ये CH2NH2, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा ना। ठीक है, इसके बाद क्या है, नाइट्रस एसिड है, तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा, आपको जो CH2NH2 है ना, NH2 को OH बना देगा, यानी कि वो अल्कोहल बना देगा इसको। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से। ठीक है, फिर है आपका CH3COOH, इथेनोइक एसिड है, अमोनिया डाल रहे हो बच्चा, ये बनेगा आपका COOH से बन जाएगा CONH2, अमाइड बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन हो रहा है, तो बस जो आपका CO है वो बन जाएगा CH2NH2, NH2 तो पहले से H है ना उसके पास, ये O निकल जाएगा, H2 लग जाएगा। फिर आप डाल रहे हो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो बस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और बाकी सब सामान अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3, ये वाला CH2, ये वाला NH, एक H निकल चुका है, और क्या लगेगा, ये वाला पूरा सामान SO2 और C6H5, यानी कि ऐसे लिख लो ना इसको, H5C6, जब उल्टा ही लिख रहे हो तो H5C6, ये है आपका आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द ट्रांजिशन मेटल्स हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों होती है भाई, क्योंकि इनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शनल फोर्सेज होते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लेंथेनोड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि उनका सिमिलर एटॉमिक रेडियस होता है, दैट्स वाई, लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये वैल्यू कॉपर के लिए पॉजिटिव है, क्यों है भाई, क्योंकि इसकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, किसकी, कॉपर की, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी भी होती है, दैट्स वाई। ठीक है, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हैं अपने पास, वो आपके होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, विच ऑफ द डी एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, आपका जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। वायर ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कॉम्पाउंड्स ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फिर से आ गया ऐसा क्वेश्चन, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्म करता है 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली उसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा। डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, यानी कि वो एल्डिहाइड नहीं है, तो वो कीटोन निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब वो मिथाइल कीटोन है। ठीक है, और हीटिंग करने पर रिएक्शन करता है I2 और NaOH से, तो ऑब्वियसली। ठीक है, जो कंपाउंड X है वो इथेनोइक एसिड देता है और प्रोपेनोइक एसिड देता है ऑन विगरस ऑक्सीडेशन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड X क्या निकलेगा आपका, जो X होगा दैट विल बी CH3CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन कंपाउंड X रिएक्ट्स विद 2,4-DNP डेरिवेटिव, जब वो रिएक्ट करेगा 2,4-DNP डेरिवेटिव से, तो बच्चा क्या आंसर होगा आपका, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस X की पूरी की रिएक्शन करानी है आपको 2,4-DNP रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा बच्चा, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, प्लस H2N NH। ठीक है ना, ये है आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसके पास यहाँ पे होता है नाइट्रो सेकंड वाले कार्बन पे, और यहाँ पे होता है पैरा पे आपका NO2। ठीक है, ये है आपका 2,4-DNP। अब देखो यहाँ से ये H2 और O निकल जाएगा, इस डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को जोड़ दो और बाकी सारा एज इट इज लिख दो, बस वो आपका आंसर है, दैट इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, पहली बार नहीं बताया है, कई बार ये रिएक्शंस हम कर चुके हैं, मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं चैप्टर्स की, वो सब उसके अंदर ये सब कुछ है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन कंपाउंड X इज हीटेड विद I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। चलिए, कंपाउंड X का स्ट्रक्चर बताना है, यानी कि जब वो रिएक्शन करेगा तो ये निकलेगा आपका CH3 CH2 CH2 COONA। ठीक है ना, और साथ में आपका आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, ये है आपका आंसर। ठीक है,
नाउ 3 डिफरेंस बताने हैं फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन में। बेटा फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन एक्चुअली जो है ये आपका जो चैप्टर था सॉलिड स्टेट उसका क्वेश्चन है, जो आपको अब नहीं करना है, आपके सिलेबस में से डिलीटेड है। ठीक है, ये जो सारे आपके ये टॉपिक्स हैं ये सब आपके सॉलिड स्टेट के हैं, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन। ठीक है, रिएक्शन इज गिवन, कैलकुलेट ई नोट सेल और 1 फैराडे की वैल्यू आपको गिवन है। आपको ई नोट सेल की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा जी दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500। ई नोट सेल निकालना है, बड़े आराम से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। बताती हूँ आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 1.55 वोल्ट। ठीक है, बी कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर MgCl2 if molar conductivity values for Mg+2 ion and chloride ion are this and this respectively। कोलरोश लॉ अप्लाई करना है बच्चा डायरेक्टली। ठीक है, देखिए एक बार कोलरोश लॉ अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 प्लस आपके पास यहाँ पे 2Cl है, तो ये हो जाएगा 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है ना, तो Mg के लिए आपको दे रखी है 106, लिखिए यहाँ पे 106 प्लस 2 इंटू क्लोराइड के लिए दे रखी है 76.3। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर आएगा 258.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चा, कितना इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ दिख रही है, ये वाला, तो ये सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम होगा CH3CHO, इससे कम होगा CH3COCH3 और सबसे कम होगा आपका C6H5COCH3। ठीक है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कीटोन है भाई, सिंपल है आपका एडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, और वैसे भी एल्डिहाइड आपका देगा कौन सा, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, जो कि कीटोन नहीं देगा। ठीक है, बाकी कीटोन कौन सा देगा, प्रोपेनॉल आपका एडोफॉर्म टेस्ट देगा, जो इथेनॉल नहीं देगा। ठीक है, चलिए वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मिनट, इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अच्छा, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म, तो फिर तो टॉलरेंस से ही आप इसको डिफरेंशिएट करो, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, है ना, इसलिए स्ट्रक्चर बना के देखना जरूरी होता है बच्चा। ठीक है, COCH3 है इसके अंदर, तो ये तो देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्यों नहीं देते, क्योंकि जो COOH है उसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है CO ग्रुप, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है बच्चा, इस वजह से वो अपने कार्बोनिल नेचर को लूज कर देता है और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। वाई अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इफेक्ट लग जाता है कार्बोनिल ग्रुप का, जिस वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है कॉन्जुगेट बेस की, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर होते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप का वो इफेक्ट करता है, इसीलिए। ठीक है, राइट द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। आपका एल्डिहाइड है, कॉन्सेंट्रेट NaOH है भाई, कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, क्या बनेगा, एक बनेगा आपका अल्कोहल बेंजीन CH2OH बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, एक बनेगा आपका फॉर्मेट या बेंजोइट बनेगा, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन COONA। ठीक है, प्लस माइनस इट्स अ सोडियम बेंजोइट। ठीक है, फिर है मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको फॉलोइंग रिएक्शंस के। पोटेशियम पर मैग्नेट KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो आप। ठीक है, सिंपल है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया ना, ये बनेगा COOH बेंजोइक एसिड। फिर करा रहे हो हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में COCl, तो Cl निकल जाएगा H के साथ,
यहाँ बनेगा आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बनेगा आपका CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बस ये हमारा PYQ एंड होता है, जो था 2022 का सेट 1, जिसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए 2 साल में ही कितना चेंज हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चा, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, घबराइए मत, केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा मेरे साथ, मेरी वीडियोस को देखते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।